हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आपको मिलती है किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सारी वीडियोस, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज फाइनेंशियल मार्केट आखिर इंडिया में आया कैसे, ये शेयर्स की दुनिया चालू कैसे हुई। तो चलिए देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, तो बात है 16वीं सदी की। 16वीं सदी में एक कंपनी थी जिसका नाम था द डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जो कंपनी थी ने सारे ऑपरेशंस शिप्स के थ्रू करती थी और जो आइटम्स जिसमें वो ट्रेड करते थे वो थे गोल्ड, पोर्सिलिन, सिल्क एंड स्पाइसेस। अब आपको तो पता ही है जो शिप्स के बिजनेसेस होते हैं वो कितने ज़्यादा रिस्की होते हैं। कभी जो ये सामान है जैसे स्पाइसेस हो गए, सिल्क हो गए, ये पानी लगने की वजह से ख़राब हो सकते हैं। और इसके साथ साथ न सिर्फ कंटामिनेशन और आइटम्स डिस्ट्रॉइंग की प्रॉब्लम है, इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम है कि ये बिजनेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो जो कंपनी के मालिक थे, इन ऑपरेशंस को रन करने के लिए वो हमेशा इस असमंजस में रहते थे कि आखिर मैं पैसे और लाऊं कैसे और इन लॉसेस को कट डाउन कैसे करूं, और अकेले इतना भार नहीं संभाल पा रहे थे। तो सोच सोच के उनके मन में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं इस जो एक्सपेंसिव बिजनेस है इसको चेंज करने के लिए जो मेरे आसपास सोसाइटी में लोग रहते हैं, दो ज़्यादा प्राइवेट सिटीजन्स, उनसे हेल्प मांगूं। और उन प्राइवेट सिटीजन से हेल्प मांगी उन्होंने। उनके पास वो गए और उन्हें कन्विंस किया कुछ इस तरह से। उन्होंने बोला कि मैं अपनी कंपनी के छोटे छोटे हिस्से आपको दूंगा और आपके घर में जो सेविंग्स हैं वो आप मेरी कंपनी में लगाओ। तो उन्होंने बोला हम क्यों लगाएं, हमें क्या फ़ायदा। तो कंपनी के मालिक ने बोला कि अगर आप अपनी सेविंग्स लेट सपोज 10,000 रुपीज़ आप मेरी कंपनी में लगाते हो तो उन 10,000 रुपीज़ के बेसिस पर जितना हिस्सा आपका बनता है मैं अपनी कंपनी का उतना हिस्सा यानी आपको पार्ट ओनर बना दूंगा, और जितने प्रॉफिट्स मैं इनकर करूंगा आपकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उस प्रॉफिट्स में से जो हिस्सा है वो मैं आपको दे दूंगा। तो ये बेसिक जो हमारी प्रॉब्लम है, मनी सोर्सेज, इनकम जनरेटिंग सोर्सेज कम है, तो ये उसको एलिमिनेट कर रहा था और लोगों को घर बैठे पैसा कमाने का मौका मिल रहा था। सो प्राइवेट सिटीजन्स ने हाँ कर दिया। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मालिक थे उनका ये आइडिया सक्सेसफुल हुआ और उन्होंने लॉन्च किए शेयर सर्टिफिकेट्स, प्राइवेट सिटीजन्स को दिए और अपनी कंपनी के शेयर्स दिए। तो आप समझ पा रहे हैं कि चालू कैसे हुआ सब। इसी के साथ साथ इसी कंपनी ने एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज बनाया, यानी उसकी स्थापना करवाई, और दैट वाज द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज जो एक्चुअली पिक्चर में आया था। ओके, नाउ दिस ऑल लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट स्टॉक मार्केट। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से वर्ल्ड का पहला स्टॉक मार्केट आया पिक्चर में। और आज हम जो इतनी सारी बातें सुनते हैं, BSE, NSE, निफ्टी, सेंसेक्स, उसकी स्थापना 16वीं सदी में ही हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि 18th सेंचुरी में क्या हुआ था। सो स्टूडेंट्स, 18th सेंचुरी में जैसा कि आप सब जानते ही हैं, हम इंडियंस जो थे वो ब्रिटिशर्स के राज में जी रहे थे, और जो कंपनी थी जहाँ पे इंडियंस मोस्टली स्लेवरी की तरह काम कर रहे थे, दैट वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मालिक थे और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, उनको हमारे इंडियन इकोनॉमी में कोई रुचि नहीं थी, और वो हमेशा से ये चाहते थे कि जितने भी पैसे आ रहे हैं वो ब्रिटिशर्स को ही बेनिफिट करें और इंडियंस उनके स्लेव थे। हाँ, थोड़े बहुत कुछ ऐसे इंडियंस थे जो एक्चुअली उनकी कंपनी में रहते हुए भी इंडिया का ही भला चाहते थे, पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उस ज़माने में ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर्स ट्रेड होते थे। अब आते हैं 19th सेंचुरी पर। 19th सेंचुरी सबसे इम्पॉर्टेंट एरा है क्योंकि यहीं पे आपको पता है कंपनीज एक्ट 1956 आया, यहीं पे इंडिपेंडेंस हुआ। हमारे 5 ईयर प्लान्स भी 19th सेंचुरी में ही स्टार्ट हुए थे। सो चलिए देखते हैं 19th सेंचुरी में क्या सिनेरियो था। 19th सेंचुरी में ट्रेडिंग होती तो थी बट पूरी अनऑर्गेनाइज थी, डिस्टर्ब थी। सो जो मेजर ट्रेडिंग सेंटर्स थे वो थे फर्स्ट बॉम्बे एंड सेकंड वाज कैलकाटा। बॉम्बे को अब बोला जाता है मुंबई और कैलकाटा को अब बोलते हैं कोलकाता। इन दोनों में से बॉम्बे मेजर ट्रेडिंग सेंटर था। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एरा। आपको क्या लगता है कि जो ट्रेडिंग थी शुरुआत से ही इस तरह से ग्रो ऐप और ज़ेरोदा ऐसी ऐप्स पहले से थी और जो हमें ट्रेडिंग को फैसिलिटेट करवाती हैं, या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, क्या आपको लगता है ये पहले से था? नहीं, ये बाद में डेवलप हुआ। ट्रेडिंग की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। शुरुआत में कुछ
5 से 12 ब्रोकर्स ने ट्रेडिंग चालू करी अंडर अ बनियान ट्री इन फ्रंट ऑफ टाउन हॉल बॉम्बे। कुछ इस तरह से लेटर ऑन ब्रोकर्स का काउंट बढ़ गया। ओके, नाउ नेक्स्टली अगर देखें तो कब तक आखिर पेड़ के नीचे ट्रेडिंग करते। सो कुछ समय बाद उन्होंने अपना एक इनफॉर्मल एसोसिएशन बना लिया जिसको आज हम बीएससी के नाम से जानते हैं, पर जब उनने इनफॉर्मल बनाया था उसका नाम था द नेटिव शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन बॉम्बे। ठीक है, उसके बाद कुछ स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज पिक्चर में आया और अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज पिक्चर में आया। अब बात करते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। स्टूडेंट्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक इंडिया का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज है जो कि बहुत ही पुरानी हिस्ट्री से लेकर यहाँ तक पहुँचा है। सो अब हम पढ़ते हैं उस हिस्ट्री को। जो बिल्डिंग्स ऐसे दिखती हैं वो हमेशा से ऐसी नहीं दिखती थी। सो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की हिस्ट्री क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वॉज फाउंडेड बाय प्रेमचंद रॉयचंद इन 1875। 1875 में ये फाउंड हुआ था। इसके साथ बीएससी लिमिटेड जो है अभी दलाल स्ट्रीट के सामने सिचुएटेड है, सिनोनिमस विद दलाल स्ट्रीट, पर हमेशा से ऐसी नहीं थी। तो शुरुआत कैसे हुई आप मानोगे नहीं। एक बनियान ट्री जो कि टाउन हॉल बॉम्बे के सामने थी, जिसको आप हॉर्निमन सर्कल पार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉर्निमन सर्कल पार्क। तो वहाँ पर एक बनियान ट्री थी और उस बनियान ट्री के नीचे 5 से 6 ब्रोकर्स मिलके ट्रेडिंग ऑपरेशंस को रन करते थे और डिस्कशंस करते थे। सो वहाँ से चालू हुआ। देन पूरे 10 साल बाद जो ब्रोकर्स थे, क्योंकि उनका काउंट ज़्यादा बढ़ गया था, ज़्यादा ब्रोकर्स हो गए थे, 5 कब तक रहेंगे, तो ज़्यादा ब्रोकर्स थे तो वो एक नई लोकेशन पे मूव किए और वो नई लोकेशन भी एक बनियान ट्री ही थी। सो इट वॉज बनियान ट्री, अंडर द बनियान ट्री एट junction of Meadows Street and what was then called as Esplanade Road। तब उसको बोलते थे एस्प्लेनेड रोड, जिसको अभी अपन बोलते हैं महात्मा गांधी रोड। तो ट्रेडिंग वहाँ पे चालू हुई। तो दोनों बनियान ट्रीज में काफ़ी ग्रोथ हो गई, जो ब्रोकर्स थे उनका काउंट इंक्रीज हो गया, बट ये भी कब तक चलता। सो स्टूडेंट्स, अब क्या हुआ कि जो ट्रेडिंग है, ब्रोकर्स इंक्रीज हुए और ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही थी। सिक्योरिटीज़ मार्केट फ्लरिश हो रहा था। स्टॉक एक्सचेंज की जो बातें थी और जो बिल्स वगैरह जो बन रहे थे, जो प्रोग्रेसिंग वर्क था, बहुत तेज़ी से चल रहा था। इस वजह से ब्रोकर्स का जो काउंट है वो बढ़ गया। अब ब्रोकर्स का काउंट बढ़ने के बाद फाइनली 1874 में ब्रोकर्स को एक इनफॉर्मल सी ऑर्गेनाइजेशन मिली, एक लोकेशन मिली जिसको अब वो अपना बोल सकते हैं। उस लोकेशन का नाम था द नेटिव शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन, जो कि बॉम्बे में ही था। वो फाउंड हुआ था 1875 में। अब ये एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थी पर ये ऑफिशियल थी। यहाँ पे ऑफिशियली ब्रोकर्स के पास एक छत थी जहाँ पे वो बैठ के काम कर सकते थे। एंड लेटर ऑन यही नेटिव शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन बन गया हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सो क्या आपको पता था कि इतनी ज़्यादा इन डेप्थ हिस्ट्री है ऑफ बीएससी? सो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की पूरी हिस्ट्री मैंने आपको बताई एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू नो हाउ टू प्रोसीड विद द थिंग्स। एंड आप देखें कि इतनी छोटी सी एरिया से वो बन के आज इंडिया के टॉप 2 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस में से एक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एरा, दैट इज इंडियन ब्रिटिशर्स रूल्स जो था वो कैसा था। सो इंडिया का जो ब्रिटिशर्स रूल था वो कुछ अच्छा नहीं था। जैसे जैसे स्टॉक मार्केट फ्लरिश हो रहा था तो हमारे जो कंपनीज थी वो भी फॉरेनर्स द्वारा गवर्न थी और इतने ज़्यादा फ्लरिश नहीं हो पा रहा था, ब्रिटिशर्स का पूरा कंट्रोल था। जब भी इंडियंस उनसे मदद मांगने जाते थे तो वो कहते थे कि हमारे सारे जो कैपिटल मार्केट के ऑपरेशंस हैं वो हम कहाँ पे डिपेंड करते हैं? लंदन कैपिटल मार्केट पर। और उनका इंडिया को ग्रो करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। सो कैपिटल मार्केट ऑर्गेनाइज्ड नहीं था, डेवलप्ड नहीं था और ब्रिटिशर्स का रूल था। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंटरेस्ट नहीं दिखाती थी उस एरा में। सो इसलिए इनसे तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। नाउ कमिंग टू इंडिपेंडेंस की बात क्या हुआ। इंडिपेंडेंस कब हुआ था? 15 अगस्त 1947। सो इंडिपेंडेंस के बाद कुछ ऐसा हुआ कि कैपिटल मार्केट की साइज जो थी वो बहुत ही छोटी थी। क्या आप जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक स्टेटमेंट कोट की थी कि पूरे इंडियंस में बच्चों को छोड़ के और लेडीज़ को छोड़ के
सब लोग वंस एवरी वीक फास्ट रखेंगे, क्योंकि हमारी कंडीशन ऐसी थी उस वक्त कि हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त जो फूड है, फूड आइटम्स हैं, वो थे ही नहीं। इसलिए एग्रीकल्चर पर ज़्यादा फोकस किया था इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो मेन एजेंडा था सर्वाइवल फॉर ऑल। इसके साथ साथ स्टॉक मार्केट कैसे चल पाता, तो स्टॉक मार्केट की जो साइज थी वो काफ़ी ही छोटी थी, इट वॉज वेरी स्मॉल। ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड द सेकेंड 5 ईयर प्लान्स, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में आया था। सो फर्स्ट और सेकेंड 5 ईयर प्लान्स के दौरान मेजर एम्फेसिस गवर्नमेंट का कहाँ पे था, एग्रीकल्चर सेक्टर पर। यानी अगर खाना ही नहीं होगा तो इंसान जिएंगे कैसे, तो मेजर प्रायोरिटी पहले फूड था और बाद में ये सब कैपिटल मार्केट वगैरह। और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो थे वो हेल्दियर थे और प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स वीकर थे। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इसलिए हेल्दी थे क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, वो ऑलरेडी फ्लरिश कर रहे थे। प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए फंड्स चाहिए और अभी अभी हमारा जो इंडिया है वो कोप अप कर रहा था विद द फ्रीडम एंड एवरीथिंग, वापस बैक ऑन ट्रैक आने के लिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एरिया। अब आपको पता है सेबी हमेशा से नहीं था, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आपको ऐसा लगता होगा कि हर्षद मेहता स्कैम के बाद आया। नो, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पहले इंडिपेंडेंस और सेबी के आने के बीच में जो बॉडी पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट को गवर्न करती थी, दैट वाज कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज, CCI। सो जो कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज थी वो हमारी ऐसी बॉडी थी जो पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट को गवर्न करती थी। अब मैं आपको कुछ CCI की बातें बताती हूँ। कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज इतनी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस वाला एक्ट था जिसमें लिखा था कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लो, कोई न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस करनी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लो, टाई अप करना है सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लो। हर चीज़ के लिए इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट लाइसेंसेस थे कि कंपनीज डीमोटिवेट हो जाती थी और आगे बढ़ती ही नहीं थी। कंपनी के जो इंटरेस्ट रेट्स थे, प्राइजेस थे, सब कम होते जा रहे थे और न्यू इश्यूज़ में वो ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे थे। ऑपरेशंस छोटे ही रख रहे थे क्योंकि बड़े ऑपरेशंस के लिए परमिशन नहीं मिलती थी। तो कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज़ को तो हटाना ही था क्योंकि इतने रिजिड कल्चर्स के साथ कौन चलेगा आगे। इसलिए इन स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस की वजह से कंपनीज बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई और उसके साथ साथ हर्षद मेहता स्कैम भी पिक्चर में आया। तो हर्षद मेहता स्कैम, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज़ के स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस की वजह से सेबी को आना ही पड़ा इन द ईयर 1992। सो लेट्स सी उसके बाद क्या हुआ। 1950s यानी कि 1992 में सेबी आया, बट उसके पहले भी कुछ ऐसी कंपनीज के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही थी। दैट इज सेंचुरी टेक्सटाइल्स, टाटा स्टील, बॉम्बे डाइन, नेशनल रेयन, कोहिनूर मिल्स। ये बिगेस्ट स्पेक्यूलेटर्स थे। जैसे जैसे स्टॉक मार्केट फ्लरिश होता जा रहा था और एग्रीकल्चर पे सरकार का पूरा फोकस था, ये इकलौती कंपनीज थी जो रिटर्न्स दे रही थी ना। स्टूडेंट्स, जैसे जैसे स्पेक्यूलेशन बढ़ता गया तो स्टॉक मार्केट जो है उसका नाम पड़ गया सट्टा बाजार। आज सट्टा बाजार को एक बहुत ही हेल्दी एरा के नाम से जाना जाता है। मतलब इसको पहले जो 2 नंबर का धंधा बोलते थे अब वो नहीं है, अब इसका एक प्रॉपर रेगुलेटेड मार्केट है जो कि सेबी रेगुलेट करती है। मनी मैटर्स में RBI इन्वॉल्व है, इसलिए बिल्कुल लीगल है। ओके, नाउ पहले भी लीगली था बट स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस थे, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो गलत तरीके से ऑपरेशंस को रन कर रहे थे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एरिया, गवर्नमेंट इनैक्टेड सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट इन 1956। क्या आपको पता है कंपनीज एक्ट, जो पहला कंपनीज एक्ट था वो भी 1956 में ही आया था और अभी जो कंपनीज एक्ट चल रहा है दैट इज 2013। तो कंपनीज एक्ट भी अमेंड होता गया धीरे धीरे और स्क्रा आया, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं स्क्रा, जिसने कि सिक्योरिटीज जैसे शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, जिनका नाम आप सुनते हैं, ये कैसे ट्रेड होंगी वो सब देखा। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एरिया, कंपनीज एक्ट 1956 was also enacted। जैसे कि मैंने आपको बताया द डेकेड ऑफ 1950s को बोलते थे डेवलपमेंट डेकेड, यानी कि ये जो पूरा दशक था 1950s का, इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए। कैसे? आपको 5 ईयर प्लान्स आप देख लो, 1951 से चालू हुए थे,
आप कंपनीज एक्ट देख लो, 1956 में आया था। आप सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट देख लो, वो भी अपना 1956 में ही आया था। 5 ईयर प्लान्स, पूरे 12 5 ईयर प्लान्स थे जो चलते जा रहे थे फ्रॉम एग्रीकल्चर टू द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, एंड इसलिए इसको बोला जाता है डेवलपमेंट डेकेड ऑफ इंडिया। इसलिए 1950s कौन सी डेकेड थी? डेवलपमेंट डेकेड। स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा कि स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, और आज जो आप इतना इजी 1 क्लिक में सारी चीज़ें कर पा रहे हैं, इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी विच पीपल हैव ट्रैवल्ड एंड इट हैज़ मेड ईजियर, दे हैव मेड इट ईजियर फॉर यू। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सारे वीडियोस ऑफ स्टेट बोर्ड्स, CBSE बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्स, सब कुछ मिलता है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, एंड कोई भी डाउट्स हो पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।